नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंड ज़ील। मैं हूं अरुण। आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने से पहले ये जान लें कि 2020 खत्म हो चुका है, 2021 स्टार्ट हो चुका है और 2021 स्टार्ट हुआ है। आशा करता हूं 2021 आपके सभी के जीवन में आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करे और इन्हीं सुविचारों के साथ हम आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, कुछ करंट अफेयर्स जो 2020 में छूट गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ रीजनों से लेट होने की वजह से छूट गए थे, उन्हें स्टार्ट करते हैं। आज की पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सफारी जो स्टार्ट की गई है वो एयर बलून के जरिए। अब बलून के जरिए जितने भी पर्यटक हैं वो जंगली जानवरों को बड़े ही अच्छे तरीके से नज़दीक से देख पाएंगे, बिना किसी नुकसान के। अब इनकी बात चलिए कि टाइगर रिजर्व के बारे में, तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या काफ़ी अधिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर रिजर्व को लेके और राष्ट्रीय उद्यानों को लेके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। तो पहला ही है कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। दूसरा है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी जो एयर बलून के जरिए स्टार्ट हुई है हाल ही में, सतपुड़ा पहाड़ी पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांटा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी खास बात यह है कि इतने बड़े एरिया में है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक मैप है जो इंडिया में दर्शाता है। हम इसे देख रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा किन किन देशों से लगती, किन किन राज्यों से लगती है, समझ लीजिएगा। किन किन राज्यों से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा अगर बात करें तो यहां लगती है महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, राजस्थान से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बात करें तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। बीचों बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है 23.5 अंश अक्षांश रेखा, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। अब बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में देखते हैं, मैप बना हुआ है। मैप में अगर ध्यान से देखें तो मैप में इनकी लोकेशन क्या है। रेड कलर की लाइन है, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा और मध्य प्रदेश में बचा हुआ, मध्य प्रदेश की कुछ फेमस विश्व विरासतों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध विश्व विरासत को अगर लेते हैं तो कौन कौन सी हैं। सांची का स्तूप बड़ा ही फेमस है। सांची का स्तूप रायसेन जिले के सांची शहर में है। सांची का स्तूप कुछ ऐसा दिखता है। सांची का स्तूप दूर दूर से लोग पर्यटक आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाओं की अगर बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि पांडवों के शासनकाल में, पांडवों के काल में, पांडवों के एक भाई भीम का निवास स्थान माना जाता है इन गुफाओं को। और इनके बने दिवालियों पर भित्ति चित्र जो बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। आए दिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे लगभग 600 से अधिक की गुफाएं मिली हैं। 600 से अधिक की गुफाएं मिली हैं इस जगह पे। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए स्वदेशी न्यूमोनिया के टीके का नाम क्या है? न्यूमोनिया का टीका लॉन्च किया गया है। पहले हम क्या करते थे कि बाहर से
फॉरेन से मंगाया जाता था निमोनिया का टीका, और आजकल कोरोना का जो कहर चला हुआ है उसकी वजह से, कोरोना के कहर की वजह से ये फेफड़े पे अटैक करता है, न्यूमोनिया भी फेफड़े पे ही अटैक करता है, और श्वास की तकलीफ न्यूमोनिया भी देता है, और खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि न्यूमोनिया से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर देखी जाए तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है न्यूमोनिया की वजह से। तो इसे जो है ध्यान में रखेंगे। अभी इस वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। ये टीका है जो स्वदेश में लॉन्च हुआ है, अब इसका यूज होगा निमोनिया के इलाज के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, हम इसमें अग्रसर हुए हैं। आगे की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। साउथ चाइना सी में अभी हाल फिलहाल में युद्धाभ्यास हुआ था पासिक्स, जिसका नाम है, ये किन देशों के बीच हुआ था? कि भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये इन्होंने 28 दिसंबर को किया था, 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई गई थी दिल्ली में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये आने में एक दिन लेट चल रहे हैं, तो इनके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट दिक्कत ये है कि कुछ रीजन की वजह से टाइम नहीं मिल पाया था, ये इसे मुझे लेट अपलोड करना पड़ा, लेकिन मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भारत के मैप में किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। देखिए, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या? ये मालगाड़ियों के लिए बहुत ही हाईटेक तरीके से रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बिछाई जा रही हैं अभी, जो मालगाड़ियों के परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को पहुंचाने के लिए यूज में आने वाली हैं। तो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए थे, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न कहां से स्टार्ट हुआ? ईस्टर्न स्टार्ट हुआ है लुधियाना से, लुधियाना से स्टार्ट हुआ है और वेस्ट बंगाल के दंगुनी तक गया है। ठीक है, दकुनी तक गया है वेस्ट बंगाल के, और लुधियाना से स्टार्ट हुआ है। ये ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें। और वेस्टर्न की बात करें तो हरियाणा में रेवाड़ी से स्टार्ट हुआ है और यहां महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। ये थे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से रेलवे स्टेशन पड़ेंगे बीच में, कहाँ कहाँ पे इसका हॉल्ट होगा, कहाँ कहाँ से ये गाड़ियाँ माल को पिकअप करेंगी, और इनकी स्पीड होगी। इन ट्रेनों की स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन मालगाड़ियाँ चलेंगी इस पर 120 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है? इतनी जानकारी इसके बारे में पर्याप्त है। आगे देखते हैं, किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में यह है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। देखा जाए तो हाल फिलहाल में 100% हर घर में एलपीजी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना था। अटल टनल का उद्घाटन हुआ है जो यहीं पे रोहतांग पास में बना है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में, रोहतांग दर्रे पे फर्स्ट टाइम इंडिया में हींग की खेती होने जा रही है। और हींग की खेती कहाँ पे हो रही है? इसी राज्य में हो रही है, हिमाचल प्रदेश में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर याद रखेंगे। सबसे जल्दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बन पाया था। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आया तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ही बहुत एक सम्माननीय प्रधानमंत्री थे, जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 से 99 तक 13 महीनों के लिए, और 99 में इनकी सरकार आई थी जो 2004 तक चली थी। इस बीच में ये 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। 3rd टाइम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। क्लियर है?
आगे देखते हैं, इसरो द्वारा रॉकेट लॉन्च करने के समय जो भी प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को कम करने की तकनीकी का नाम क्या है? तकनीकी का नाम क्या रखा गया है? तो उस तकनीकी का नाम है ग्रीन प्रोपल्सन। ग्रीन प्रोपल्सन उस तकनीकी का नाम है। और इसरो ने ये वादा किया है कि 2021 में जो गगनयान मिशन होने जा रहा है, जो गगनयान मिशन के तहत इंडियन नेशंस को स्पेस में भेजा जाएगा, उसके तहत जो मिशन चलाया जा रहा है उसमें फर्स्ट टाइम ये तकनीकी यूज की जाएगी कि ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक, जो क्या होती है कि जो रॉकेट लॉन्च के समय जो भी प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए की एक तकनीकी है, वो इसरो इसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाला है गगनयान मिशन में 2021 में जो होने वाला है। अगला देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाला छठवां राज्य कौन सा बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान बना है छठवां सबसे सफल राज्य। कौन बना है? राजस्थान बना है। राजस्थान बना है पांचवा, छठवां। तो पांच कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये सारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स हैं उन पे कंपनियों को अपने यहाँ कंपनी लगाने के लिए फुलफिल कर रही हैं। उनके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या कौन कौन से हैं? इंडिकेटर्स हैं कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, पेइंग टैक्सेस, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग मॉनेटरी इन्वेस्टर्स, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। जो भी कंपनियां इनको आएंगी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए वो इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगी, और पर्टिकुलर राज्य की जो सरकारें हैं वो इन पर्टिकुलर्स को कितनी जल्दी उनको फुलफिल कर देती हैं और फुलफिल करके उनको अपना व्यवसाय करने के लिए जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल कर लेती हैं, उनमें ये राज्य राजस्थान जो है छठवां बना है। अगला देखते हैं, असम मंत्रिमंडल ने किस किस भाषा को सह आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पास किया है? तो बोडो भाषा को, असम मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को सह आधिकारिक भाषा बनाने, आसामी तो रहेगी ही, उसमें बोडो भाषा को भी इंक्लूड किया गया है। हाल फिलहाल में बोडो जनजाति जो है उसके साथ गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के समझौते हुए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स तो जो क्लियर हो रहे हैं इन जनजातियों के बीच में। तो अभी ये सुर्खियों में रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं, हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई एक पहल, झटपट प्रोसेसिंग पहल लॉन्च की गई थी। ये किससे रिलेटेड है? तो ये है रिलेटेड आईटीआर फाइल करने से। आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं ईयरली, उसमें आसानी और तेजी लाने के लिए एक पहल की गई है आईटीआर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। क्या है वो? झटपट प्रोसेसिंग पहल। झटपट प्रोसेसिंग पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। द ईयर दैट चेंज इन इंडिया वाजपेयी, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी है शक्ति सिन्हा ने। ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक किसने लिखी है? शक्ति सिन्हा ने। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी हैं इसके लेखक। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन बुकों के नाम पूछ लिए जाएंगे आने वाले एग्जामों में, क्योंकि बुकों के नाम एक आध दो क्वेश्चन जरूर पुटअप रहते हैं एग्जाम्स में। अगला देखते हैं, मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसे मिला है? किसे सम्मानित किया गया है मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2020? तो ये है साइन सोनी। साइन सोनी, इनका नाम याद रखेंगे। ये है मिस साइन सोनी, जिन्हें मिस ट्रांस इंडिया 2020, ट्रांसक्वीन इंडिया 2020 का खिताब दिया गया है। ये है साइन सोनी, और ये कैलाश सत्यार्थी हैं। ये उनकी बुक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। साइन सोनी की खास बात ये है कि ये जब पैदा हुई थी तो लड़का थी, बाद में इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा के अपना जेंडर चेंज कर लिया था। क्लियर है? जो अभी इंडिया की मिस ट्रांसक्वीन बनी है 2020 की। क्लियर है? आगे देखते हैं, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2020 भारत में किस कॉलेज को मिला है? तो ये मिला है अमर सिंह कॉलेज को, श्रीनगर में है, अमर सिंह कॉलेज को मिला है। अमर सिंह कॉलेज को मिला है, यूनेस्को ने दिया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड एक ही बहुत ही सम्माननीय अवार्ड है, सम्माननीय अवार्ड है 2020 का। यूनेस्को की बात चलिए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। इसकी बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना हुई थी इसकी 4 नवंबर 1945 को। भारत ने इसे ज्वाइन किया था 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्लियर है, पेरिस किस राजधानी के, अदरवाइज मैं वीडियो के एंड में बताता हूं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत पीएम जन आरोग्य को हाल में ही किस राज्य के में शुरू किया गया है। पीएम जन आरोग्य योजना को कहां शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। पीएम जन आरोग्य योजना को कहां शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। एक परिवार को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। उसमें की बात क्या कही गई है कि एक परिवार को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा इसमें, और जम्मू कश्मीर के हर परिवार को, हर घर को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना का। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं कि 370 हटने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाई गई सभी योजनाओं का लाभ उठा पा रहा है जम्मू कश्मीर, और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 370 हटाने के बाद। क्लियर है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लोक नृत्य की बात करते हैं तो कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं यहाँ के, तो बच्चा नगमा, डमहल, मांडजस, कुद, हाफिजा, रूफ, ये सब यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। और बात करते हैं प्रमुख झीलों की बात करें तो शेषनाग, बेरीनाग, जितनी भी नाग लास्ट में जुड़ा हुआ है, जितनी भी ऐसी झीलें हैं, जम्मू कश्मीर को नाग नाम से बड़ा प्यार है, तो बेरीनाग, शेषनाग, कौशल नाग, अनंतनाग, नागिन, ये नाग नागिन वाली झीलें जो हैं वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ही पाई जा रही हैं। शेषनाग, बेरीनाग, कौशल नाग, अनंतनाग, नागिन झील। सबसे फेमस झील बुलर झील और डल झील, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। गंगाबल और मानसबल, ये भी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख झीलें जो जम्मू कश्मीर की फेमस झीलें हैं। लोक नृत्य के बारे में हमने डिस्कस किया, और ये जाना कि ये केंद्र शासित प्रदेश बना 370 हटने के बाद। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रमुख झीलें और लोक नृत्य हम याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है। मैंने ये मैप इसलिए लिया क्योंकि इसमें क्लियर ये करना है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो कितना है, ये एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, ये एरिया पीओके है, ये एरिया है अक्साई चीन का, और ये हमारा JNK। हम इसे मैप में अपना ही दिखाते हैं आधिकारिक रूप में, ये मैप में हमारा शो है क्योंकि ये हमारा एरिया है, पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड है। पाकिस्तान इसे अपने मैप में दिखाता है, हम अपने मैप में दिखाते हैं, और ये चाइना द्वारा ऑक्युपाइड है। क्लियर है, जिसे अक्साई चीन बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, कुछ पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, चाइना ने ऑक्युपाइड किया है, अक्साई चीन, और ये हमारा JNK जो भारत का है। भारत का पूरा ये मैप में जितना शो हो रहा है, ये भारत अपने मैप में दिखाता है, पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है। ये विवाद का रीजन बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये भारत और चाइना के बीच में। क्लियर हुआ, ये था आज का वीडियो। हाँ, एक चीज और छूट रही है, इसमें चर्चा और करनी थी कि यहाँ पे भीमबेटका गुफाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और अभी हमने पूछा कि पेरिस की सीन नदी के तट पर है पेरिस। क्लियर है, पेरिस किस नदी के तट पर है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, सीन नदी के तट पर। भीमबेटका गुफाओं को किसने खोजा था, भीमबेटका गुफाओं को की खोज किसने की थी, भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी पुरातत्व विशेषज्ञ थे पुरातत्व विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर VS, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, डॉक्टर VS वाकांकर, ये इनका नाम था, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातत्व विभाग डॉक्टर VS वाकांकर ने की थी। क्लियर है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, हम याद रखेंगे। ओजोन दिवस माइंड में आया, 16 सितंबर को कई बार चर्चा में रहा था, और कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है। इस बार के NTPC एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।